चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखो इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बताते हैं कि सबसे पहले तुम ग्राफ देखो। अगर ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ग्राफ क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ और दोनों तरफ सेम फंक्शन हो तो ये जब कॉस इनवर्स हटाओगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। कहने का मतलब देखो जो हम समझा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा यूज होगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ है तुम्हारा इंक्रीजिंग है, ये x1 है और ये मान लो x2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मान लो ये ग्राफ है हमारा y बराबर कोई भी log का चाहे कोई भी फंक्शन का, मान लो f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, x1 पे y का वैल्यू f ऑफ x1, ये x2 पे इस y के वैल्यू को f ऑफ x2, ये लेंथ को और ये लेंथ को f ऑफ x1 बोलेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि f ऑफ x2 जो है हमारा वो बड़ा है f ऑफ x1 से, तो बोलोगे हाँ सर बड़ा है बिल्कुल। f ऑफ x2 जो है वो बड़ा है f ऑफ x1 के लेंथ से। हम बोलेंगे अब f हटाओ तो थोड़ा, s2 और x1 लिखो तो ये इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा कि पलट जाएगा। तो कहोगे कि सर ओरिजिन ये है तो ओरिजिन से राइट साइड वाला डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो x2 ये ठीक है, तो इंक्रीजिंग में ये ठीक होता है। इसका उल्टा भी सही है कि कभी x2 ग्रेटर देन x1 दिया रहे और फंक्शन पता है तुम्हें कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो जब तुम दोनों तरफ f लगाओगे मतलब कि y का वैल्यू निकालना चाहोगे f ऑफ x2 ग्रेटर देन मतलब f ऑफ x1, तो भी इनइक्वालिटी नहीं पलटेगा ड्यू टू इंक्रीजिंग फंक्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ऐसे एरो करके लिख दिया इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ज़रा देखो डिक्रीजिंग अगर हो जाए तब, जैसे मान लो ये ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ये मान लो x1 है और ये मान लो x2 है। अब फिर ये x1 पे ये y बराबर मान लो f ऑफ x का ग्राफ है, तो ये y बराबर क्या मिलेगा, f ऑफ x1 और ये y बराबर क्या मिलेगा, f ऑफ x2। अब ध्यान से देखो ये f ऑफ x2 और ये f ऑफ x1। अब गौर से देखो कि पहले से अगर f ऑफ x1 हमें बड़ा दिया है f ऑफ x2 से, है ना। f ऑफ x1 का लेंथ ये है और f ऑफ x2 का लेंथ ये है, केवल यहाँ से यहाँ तक, और ये f ऑफ x1 का लेंथ है। अब f को जरा हटाओ, मतलब दोनों तरफ से फंक्शन हटाओ। जैसे कि यहाँ पे कॉस इनवर्स था, हम हटाना चाह रहे थे, उसी तरह से ये f है। हो सकता है दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा होता, लॉग लगा होता, टेन लगा होता, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब f हटाओगे और इस इनइक्वालिटी को अगर ऐसे ही रहने दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो x1 का लेंथ केवल यहाँ से यहाँ तक का था, यहाँ से यहाँ तक x1 था, जबकि x2 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को कहते थे। तो x1 बड़ा थोड़ी है भाई x2 से, तो इनइक्वालिटी को क्या करना होगा, तुम्हें पलटना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग रहा तो फंक्शन अगर हटाएंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज करेगा, या फिर अगर ये सही है x1 लेस देन x2 सही है, अगर इस पर फंक्शन चढ़ाओगे मतलब y दोनों तरफ लोगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज करेगा ड्यू टू डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एरो का निशान नीचे ing, डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दोनों तरफ से अगर y भी हटाओगे, फंक्शन हटाओगे, तो इनइक्वालिटी अगर डिक्रीजिंग है तो पलटेगा और डिक्रीजिंग नहीं है तो नहीं पलटेगा, मतलब इंक्रीजिंग है तो नहीं पलटेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ कॉस इनवर्स ही लगा हुआ है, दोनों तरफ सेम फंक्शन लगा हुआ है। तो जब इनइक्वालिटी हमको अगर सॉल्व करना है, बोल रहा है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है, तो जब हम कॉस इनवर्स दोनों तरफ से हटाएंगे तो हम हवा में नहीं हटा सकते, ऐसे नहीं फटाक से हम लिख देंगे भैया कॉस इनवर्स हट जाओ x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। मतलब ये कॉस इनवर्स जो काटते हैं ना फटाक से कि दोनों तरफ कॉस इनवर्स ही है तो x और एक्स स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए। बराबर के केस में होगा, अगर इनइक्वालिटी हो जाए तो ऐसे काट नहीं सकते हैं, ये इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है। सबसे पहले काटने से पहले हमें देखना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अब तुम्हें कॉस इनवर्स का ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और कॉस इनवर्स का ग्राफ आपको पता होगा 0 से कहाँ के बीच में होता है, पाई के बीच में, ये वाई एक्सिस होता है ना, ये 0 और पाई के बीच में ग्राफ होता है।
और 0 के पाई के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं याद है तो ये क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो डिक्रीजिंग है, आप नीचे से लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो गड्ढा में गिर रहे हो, डिक्रीजिंग इसी को बोलते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएँ तो गड्ढा में अगर गिरे तो डिक्रीजिंग है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाए और आसमान में उड़े तो इंक्रीजिंग है। बस यही है कहानी इसकी। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमें पता चल जाए तो हमें इनइक्वालिटी को मस्ट भी चेंज करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे इसको, यहाँ पे जब स्टेप बनाएंगे कि वी नो दैट cos इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर या दिस इम्प्लाई x इज लेस देन x स्क्वायर, मतलब इनइक्वालिटी पलटेगी। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखोगे कि ये जो x का वैल्यू है वो cos इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए भी लेना है, मतलब x का वैल्यू आप हमेशा -1 से 1 ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो अगर आंसर आएगा उससे ज़्यादा तो इसके साथ क्या करना होगा, इसका इंटरसेक्शन लेना होगा बाबू, है ना। चलिए, तो अब x लेस देन x स्क्वायर आया तो x को उधर भेज देते हैं, तो इधर 0 बचा, मतलब x स्क्वायर माइनस x, खुला हुआ मुँह x स्क्वायर की तरफ और दबा हुआ मुँह की तरफ कुछ नहीं बचा, 0, है ना। ऐसे याद रखना है। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हुआ। अब दो इनइक्वालिटी है, फटाक से सॉल्व करने तो पहले ही भी बता चुके हैं, ये तो पुराना हो गया ना। तो ग्रेटर देन के लिए क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू पहले ही नहीं दिया था तो यहाँ भी नहीं होगा। तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1। अब ये आंसर फटाक से नहीं लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 होगा, ये अंदर का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू -1 से 1 तक रखेंगे तो ये वैल्यू 0 से 1 तक आएगा। आपको पता होना चाहिए कि x का वैल्यू अगर -1 से 1 है तो x स्क्वायर का वैल्यू, अगर स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी आप नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो, वीडियोज़ में फंक्शन में पढ़ाया गया है, सब पार्ट 13-14 के आगे पीछे मिल जाएगा आपको। तब x स्क्वायर 0 से लेके इन दोनों के मैग्नीट्यूड में जो बड़ा होता है, तो अभी तो मैग्नीट्यूड में 1 है दोनों, तो उसके स्क्वायर तक लाई करता है। तो क्या हम x का वैल्यू ये लेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, नहीं, तो ये वैल्यू ले सकते हैं, और x का वैल्यू यही लेंगे ही, तो हमें इस वैल्यूज़ के साथ इसका इंटरसेक्शन कराना होगा। तो ये बोल रहा है, ये अब तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ गए, यहीं पे समझा देते हैं। ये बोल रहा है -1 से लेके 1 के बीच का सारा वैल्यू, ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि x लेस देन 0, तो 0 इसके बीच में होगा, ठीक। ये 0 से पहले पहले बोल रहा है, तो 0 से पहले पहले तो -∞ पे जाके गिरेगा, ओपन है 0 पे भी, और ये 1 पे क्लोज भी नहीं है और 1 के आगे आगे बोल रहा है। तो ये क्लोज है लेकिन यहाँ क्लोज नहीं है, तो कॉमन नहीं ना है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट, -1 से 0, मतलब x बिलोंग्स टू -1 क्लोज से लेके 0 ओपन तक आंसर है इसका। जिसका जिसका नहीं आया है मिला लीजिएगा और देख लीजिए कि कैसे किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले तो हमें आपको बताए थे कि अगर आर्क कॉट स्क्वायर x लिखा हो तो इसको क्या समझना है, कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर। मतलब कि आप ये समझिए कि आर्क कॉट x का मतलब होता है कॉट इनवर्स x समझना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ अगर समझ गए तो हम एक बार जब कभी भी हम इस तरह का क्वेश्चंस पढ़ाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि जो चीज़ रिपीट करता है उसको टी मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्क कॉट x यहाँ पे, और यहाँ आर्क कॉट x का स्क्वायर मतलब कॉट इनवर्स x का स्क्वायर है एक्चुअली। तो ये आर्क कॉट x दोनों जगह रिपीट कर रहा है, आर्क कॉट स्क्वायर x दोनों जगह रिपीट नहीं कर रहा है जी, आर्क कॉट x रिपीट कर रहा है केवल। तो उसको टी मान लिए, इसको क्या मान लिए, टी मान लिए। आपको तुरंत टी का रेंज लिखना पड़ेगा। अगर टी माने तो वेयर तुरंत लिखोगे टी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, क्योंकि आपको कॉट इनवर्स x का रेंज पता होना चाहिए। तो तुरंत ये जो वैल्यू होगा वो टी स्क्वायर -5t + 6 ग्रेटर देन 0, लेकिन किसके अंतर्गत,
तो t 0 से लेके पाई के अंतर्गत। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो फैक्टराइज कर लीजिए। तो t माइनस 3 और t माइनस 2, 3 दूना के 6, 3 दो 5, ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी के बाहर आंसर होगा, मतलब रूट्स के बाहर होगा आंसर। तो t लेस देन 2 इक्वल टू वहाँ भी नहीं था तो हम भी नहीं देंगे, और t ग्रेटर देन 3। 2 और 3 नंबर लाइन पे आएगा तो 2 और 3 के बाहर आंसर होगा। और इस t का इसके साथ हमें क्या लेना होगा, क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। क्योंकि t जो है हमारा वो 0 और पाई को क्रॉस नहीं कर सकता है। t जो है हमारा कॉट इनवर्स x है ना, तो वो 0 और पाई को मतलब क्रॉस नहीं कर सकता है। तो आप कैसे आप फिर लोगे, तो यहाँ पे हम t का वैल्यू 2 बनाएंगे, यहाँ 3 बनाएंगे। इसको बोलेंगे 2 से पहले पहले बोल रहे हो भाई तुम, ये बोलेगा 3 से बाद बोल रहे हैं भैया हम। इन्फिनिटी पे तो जाके ओपन होगा ही होगा। और ये बोल रहा है कि 0 और पाई के बीच में, तो 0 निश्चित रूप से 2 के पहले आएगा और पाई 3 के बाद जाएगा, क्योंकि 3.14 होता है ना पाई का वैल्यू। तो कॉमन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो कॉमन में ये से लेके ये तक और ये से लेके ये तक जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो t हमारा होगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 होगा। और यहाँ पे भी ओपन ही होता है, आपको पता होना चाहिए ना, लेस देन 2 होगा। और t का वैल्यू ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन पाई होगा। अब भैया t क्या है, t का तो वैल्यू नहीं निकालना था, x का निकालना था। तो t क्या है, तो t है भैया कॉट इनवर्स x। तो तुरंत हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, और यहाँ भी कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 3 लेस देन पाई। ठीक है। अब जो है तुम्हें इसको 2 तरह से बना सकते हो, 2 तरह से बना सकते हो। पहला तरीका देखो कि ग्राफ से बनाएंगे, दूसरा तरीका है कि आपको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा के बनाएंगे। वैसे ग्राफ का दोनों केस में यूज होगा। क्या करना है तुम्हें कि पहले कॉट इनवर्स x का ग्राफ खींचना है, फिर y बराबर 2 का ग्राफ खींचना है, फिर y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। और ऐसा x देखना है जिसमें कॉट इनवर्स x का वैल्यू, ऐसा x का इंटरवल देखना है जिसमें कि कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में हो। तो सबसे पहले तुम्हें कॉट इनवर्स x का ग्राफ आना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया पाई। तो कॉट इनवर्स x का डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये ग्राफ होता है, याद होगा आपको, ऐसे जाता है और ऐसे निकल जाता है। ठीक है। अब जो है हमको y बराबर 0 ग्राफ बनाना है, जो कि ये है y बराबर 0, फिर y बराबर 2 बनाना है। तो यहाँ पे होता है ठीक π/2, तो π/2 का मतलब होता है 1.57, क्योंकि ये सब y बराबर मान के बनाना होगा। y बराबर 2, y बराबर कॉट इनवर्स x, y बराबर 0। ठीक है ना। तो चलिए y बराबर अगर हमको 2 बनाना है तो 2 तो हमारा यहाँ होगा कहीं, पाई और 1.57 के बीच में यहाँ कहीं होगा। चलिए यहाँ पे खींच दिए हम लोग y बराबर 2। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाद में उसको देख लेंगे। ये बोल रहा है कि y बराबर 0 से लेके y बराबर 2 तक, मतलब कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन केवल कंसीडर किया जाएगा, y बराबर 0 से लेके y बराबर 2 तक, माने इसके नीचे और इसके ऊपर, मतलब ये कंसीडर किया जाएगा केवल ये पार्ट। तो इसमें x का वैल्यू हमें देखना होगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो x का वैल्यू, यहाँ का x कोऑर्डिनेट हमें पता करना होगा कि यहाँ x का वैल्यू क्या है, और x तो इन्फिनिटी तक जा ही रहा है, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं, है ना। तो अब ये बताओ कि ये y बराबर 2 है और ये y बराबर कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, और ये y बराबर 2 का ग्राफ है। दोनों को बराबर कर दो, तो दोनों को बराबर कर दोगे तो 2 बराबर कॉट इनवर्स x, तो x बराबर कॉट ऑफ 2। याद रखना कि कॉट ऑफ 2 ही लिखेंगे। तो यहाँ का x का जो वैल्यू आया वो कॉट ऑफ 2 आया। तो रेंज क्या होगा भैया, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x का वैल्यू कॉट 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा,
क्योंकि वही x बताना है जिसके चलते ये कॉट इनवर्स x 0 और 2 के बीच में रहे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कॉट 2 से इन्फिनिटी, कॉट 2 पे ओपन की क्लोज। तो y बराबर 2 पे ओपन था तो ये ग्राफ पे हमारा यहाँ ओपन रहेगा, क्योंकि y बराबर 2 नहीं लेना है ना, तो हम यहाँ पे इस पे भी ओपन करेंगे, इस पे भी ओपन करेंगे। यूनियन अभी बाकी है और करके 3 से लेके पाई तक। तो अगर ये y बराबर 3 है, 2 है, तो y बराबर 3 कहीं ऊपर होगा, क्योंकि ये तो 3.14 है ना। तो ये y बराबर 3 का फिर से ग्राफ खींचेंगे, तो ये इंटरसेक्शन यहाँ हुआ। तो ये बोल रहा है कि y बराबर 3 और पाई के बीच में, तो 3 से ऊपर ये हुआ, पाई से नीचे ये हुआ। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कंसीडर करेंगे, बाकी काट के हटा देंगे। मतलब ग्राफ केवल ये कंसीडर होगा, ये काट के हटा देना है, इसमें नहीं लेना है। तो फिर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि अभी तो हमको x का ही वैल्यू बताना है, y का वैल्यू तो हम देख रहे हैं 3 और पाई के बीच में है। तो x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ के x कोऑर्डिनेट तक जाएगा। अब यहाँ का x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होगा, यहाँ का दोनों का y सेम है, y बराबर 3 और ग्राफ का y सेम है, दोनों को बराबर कर लो। तो y बराबर 3 और y बराबर तुम्हारा कॉट इनवर्स x बराबर होगा। तो कॉट इनवर्स x बराबर 3, तो x बराबर कॉट ऑफ 3। तो ये वैल्यू अब -इन्फिनिटी से कॉट 3 तक, क्योंकि x का वैल्यू यही तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो और करके लिख देंगे यूनियन में -इन्फिनिटी से लेके कॉट 3 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अब तुम यहाँ से एक चीज़ और सीख रहे हो कि कॉट 2 भी निगेटिव होता है और कॉट 3 भी निगेटिव होता है। तो ये वाला निगेटिव पोर्शन पहले लिखना चाहिए जनरली, वैसे ये भी सही है। तो -इन्फिनिटी से कॉट 3 और यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। दूसरी बात, अगर हम कॉट 2 और कॉट 3 में पूछे कि कौन बड़ा है, तो वो भी आसान है। कॉट 3 ज़्यादा लेफ्ट साइड है ओरिजिन के, तो वो ज़्यादा भी नेगेटिव होगा, और कॉट 2 ज़्यादा उधर है, मतलब कॉट 2 बड़ा है। ठीक है ना। तो ये आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं अब। ठीक है।